तो इनका स्टेटमेंट तो अपन को समझ में आ गया। कूलाम्स लॉ क्या थे? कूलाम ने सबसे पहले ये समझ लो क्या बताया था इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता कैसे है ना, किन के बीच में लगता है? पॉइंट चार्ज के बीच में। पॉइंट चार्ज कैसे होने चाहिए? रेस्ट में। इसका अलावा कंडीशन भी पता चलेंगी आपको कि पॉइंट चार्ज होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। ये दो कंडीशन, क्योंकि पेपर में लास्ट ईयर आया था कूलाम्स लॉ की कंडीशन लिखी है। तो कूलाम्स लॉ की क्या कंडीशन है? चार्ज शुड बी एट रेस्ट, चार्ज शुड बी पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब दो पॉइंट चार्ज ले लिया। अब चार्ज तो आपको पता है प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। तो अब देखो बेटा, अगर प्लस प्लस है तो क्या लगेगा? रिपल्सन। एक प्लस का और एक माइनस का तो क्या लगेगा? अट्रैक्शन। अगर ये प्लस का और प्लस का रिपल्सन है और अट्रैक्शन है तो इसके मतलब फोर्स जो इनके बीच में लगेगा वो या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन। तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसा होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। किसके होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। आप चाहो तो प्रोडक्ट ऑफ देयर पॉइंट चार्जेस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, तो acting between 2 point charge is directly proportional to product of their charges दो है ना, तो product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them, square of the distance between them। बात समझ में? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। तो हमने इसको यहां पर डायग्राम बनाया। सपोज मान के चलो दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, प्लस माइनस के कुछ भी हो सकते हैं। तो अब इसमें क्या किया अपन ने? लेट किया। ठीक है, ठीक है, हमने यहां पर दो पॉइंट चार्ज लिए, लेट किया। लेट टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are placed at distance r। ठीक है, आप सेंटीमीटर लिखना चाहे, मीटर लिखना चाहे, एट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। ठीक है, देन ठीक है, देन बाय कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ कहता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। और ये भी बता देते हैं कुछ जगह ये ऐसा भी लिखा होगा, कुछ जगह ये ऐसा भी लिखा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। ये मॉड क्यों लिखा? मॉड इसलिए लिखा, ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड है। ये प्रोडक्ट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब होता है सिर्फ वैल्यू। जैसे अगर ये -2 माइक्रोकूलम दिया तो -2 नहीं लेना, सिर्फ 2 लेना है वैल्यू के। ठीक है, ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। अब इनको कंबाइन करेंगे तो हम यहां लिखेंगे ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारा ये आ जाएगा बेटा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा बेटा, कांस्टेंट आएगा कि ये स्मॉल के आता है बेटा, है ना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा हो गया फॉर्मूला कूलम्स लॉ का। अब इसमें ये जो K है वो क्या है तो आपको मैं बता देता हूं। वेयर K is a proportionality constant, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है SI सिस्टम में। इन SI सिस्टम इसकी वैल्यू हमारी होती है K की। इन SI सिस्टम K की वैल्यू बेटा हम लिखेंगे पूरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है अभी बताता हूं बेटा, है ना। और ये पूरा सॉल्व करके आता है बेटा 9 × 10⁹।
9 इंटू 10 की पावर 9। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू यही लेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9, या ये भी लेंगे तब भी आपको यही रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम जब इसके बाद इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, f बन जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मान लो हम वैल्यू पुट करके रखें तो हमारा फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और जो सीजीएस सिस्टम होता है, इन सीजीएस सिस्टम ये जो k होता है स्मॉल k, इसकी वैल्यू होती है 1। तो 1 होगी तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। k की वैल्यू तो 1 रख दी। ऐसा ही यूनिट इसकी न्यूटन होती है बेटा, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट होती है डायन। ठीक है, अब मान लो, अच्छा देखो एक डिफरेंस आपको और मिल गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला जो था, फोर्स जो था वो मीडियम पर निर्भर नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये मीडियम पर निर्भर करता है। तो एक डिफरेंस ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। क्लियर? अब अगर मीडियम है तो हम लिखेंगे इफ मीडियम इज प्रेजेंट, अगर मीडियम प्रेजेंट है तो हमारा ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो k दिख रहा है ना, ये कैपिटल k है, ये जो है ना ये कैपिटल k, ये क्या है, इसे बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। और ये हर मीडियम के लिए अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर एयर की बात करूंगा तो ये k की वैल्यू कैपिटल k की वैल्यू 1 होती है। अगर मैं क्या बोलते हैं मेटल की बात करूंगा तो k इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। अगर मैं वाटर की बात करूंगा तो k इक्वल टू k इक्वल टू 80 होता है। कितना होता है? 80। ठीक है, तो ये हमारा k इक्वल टू 80 होता है, ये k के लिए। और अगर इसके अलावा कोई दूसरा मीडियम दिया जाएगा तो उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में लिख के आएगी। जैसे मैंने बोला ये दो चार्ज रखे हुए एक ऐसे मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो k की वैल्यू 5। समझ गए ना? इनके अलावा जो भी मीडियम दिया होता है उसमें ये k की वैल्यू जरूर दी जाएगी। दूसरा, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम परमिटिविटी भी बोलते हैं। परमिटिविटी डबल टी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस डाइलेक्ट्रिक कभी कभार परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। और इस k को ही हम बेटा k को कभी कभार एप्सिलॉन r से भी डिनोट करते हैं। और ये कौन सी परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी। कौन सी परमिटिविटी है? ये k को हम बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव, R फॉर रिलेटिव, और एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी एप्सिलॉन। ये वैसे सिंबल क्या बोल, जैसे ये अल्फा है, ये क्या है? ये बीटा है, ऐसे ये गामा है, ये डेल्टा है, ये हमारा डेल्टा है ऐसा और ऐसा, ये सिग्मा है। ऐसे ही वो हमारे पास में एक वर्ड होता है एप्सिलॉन, इन्हीं के लेटर में ये है एप्सिलॉन। जैसे अपने यहाँ ई होता है उनके यहाँ एप्सिलॉन होता है, अपने यहाँ ए होता है उनके यहाँ अल्फा होता है। ऐसे ही ये क्या है? एप्सिलॉन। मैं लिख देता हूं, कुछ लोग इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, कुछ लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम? एप्सिलॉन। जब भी एप्सिलॉन के नीचे जीरो लगा हो ऐसा, तो इसे हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं? जीरो मतलब नॉट। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन
जीरो या नॉट, हिंदी में जीरो पढ़ते हैं, वैसे नॉट पढ़ते हैं, ठीक है। और ये एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, तो परमिटिविटी होती, क्या होती है, परमिटिविटी। अगर आर लगा है तो रिलेटिव परमिटिविटी, अगर नॉट लगा हुआ है तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम मतलब मीडियम नहीं हो, बिल्कुल बायो एयर वगैरह कुछ भी ना हो, है ना। एयर भी मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एयर मान लो, ठीक है। इसको हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर कहते हैं, इसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं, और इसे रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं ये इसकी वैल्यू, के की वैल्यू कहां से आई है, के की वैल्यू 1 इनफाइनाइट क्या हो, तो मैं बता देता हूं। जैसे अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी की बात करूं, रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, के से डिनोट करते हैं या फिर एप्सिलॉन आर से। ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और ये है परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। इसके रेशियो को कहते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। और ये यूनिट लेस है, क्योंकि जिसकी जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट इसकी होगी, कट जाएगा, तो क्या हो गई ये यूनिट लेस, क्या हो गई यूनिट लेस। तो एक तो ये हमारी क्या है, इट इज अ यूनिट लेस, इट इज अ यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्लियर। अब जब डायमेंशन होता है ना, यूनिट होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द रेशियो ऑफ, ये डिवाइड क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ, डेफिनेशन होगी द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर, है ना। इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गई परमिटिविटी की। ये क्या होता है, एप्सिलॉन, इसको बोलते क्या है, परमिटिविटी। आर लगाया तो रिलेटिव परमिटिविटी, कुछ नहीं लगा तो मीडियम की परमिटिविटी, और नॉट लगाया तो वैक्यूम की परमिटिविटी या एयर की परमिटिविटी। इसी के रेशियो को कहते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसकी हर मीडियम में एक वैल्यू होती है, और ये होता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो हमने आपको बताया था अभी फॉर एयर, ये पेपर में आता है बेटा एमसीक्यू में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर कितना होता है 1। तो देखो के इक्वल टू कितना होता है 1। इसके आगे कुछ यूनिट लिखी है क्या, इसका मतलब यूनिट लेस क्वांटिटी और डायमेंशनलेस। फॉर वाटर के इक्वल टू 80, 79 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन पर वो 80 लेते हैं न्यूमेरिकल में, है ना। ऐसी फॉर मेटल के इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये समझ में आ गया पूरा परमिटिविटी का कंसेप्ट, क्लियर है। ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं ये दोनों, एक ये भी पूछ लेता है, पर ये दोनों ज्यादा पूछते हैं। मैटर का परमिटिविटी कितना होता है, इस साल ही आया था, ऐसा है, इनफाइनाइट होता है। और एयर का कितना होता है 1 होता है। ये हर एक साल कितना साल छोड़ के इनमें से आता रहता है ना एमसीक्यू में। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम, है ना, इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और हमारा जो कूलाम्स लॉ है, तो कूलाम्स लॉ समझ लेते हैं। हमने बताया था दो चार्जों के बीच में लगता है। कूलाम्स लॉ किसके बीच में लगता है, दो चार्जों के बीच में लगता है। तो Q1 Q2 हमने दो चार्ज ले लिए, R इनके बीच की डिस्टेंस ले ली। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस, एक्टिंग बिटवीन एनी 2 पॉइंट, जरूरी नहीं 2 पॉइंट, कोई भी 2 चार्ज हो ना, है ना, एनी 2 point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of their
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो हमने ये दो चार्ज लिए Q1 Q2 होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस R ले ली, तो हमने लिख दिया कि मतलब दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 Q2 और एक दूसरे से R डिस्टेंस पर रखे, तब कूलम्ब्स के लॉ से इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया स्क्वायर के, कंबाइन कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को हम डायरेक्टली कांस्टेंट कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू एसआई सिस्टम में ये या फिर ये होती है, तो जब यहाँ के की जगह ये रखेंगे और ये रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये और ये। ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, लिखना जरूरी है, न्यूटन लिख दिया। सीजीएस सिस्टम में के इक्वल टू 1 होता है, तो इसको जगह हमने बना दिया, तो ये बन गया। इसके बाद इन मीडियम, इफ द मीडियम इज प्रेजेंट, अगर मीडियम प्रेजेंट है तो हमारा यहाँ डायलेक्ट एप्सिलॉन नॉट के बगल से हमारा क्या आ जाता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब देखो आप खुद सोचो, मान लो मीडियम, यहां से अगर मैं एप्सिलॉन निकालूंगा तो क्या आएगा, देखो एप्सिलॉन नॉट के, तो इसकी जगह हम चाहें तो एप्सिलॉन अकेला रख दें मीडियम के लिए, तो मीडियम की परमिटिविटी आ गई, देखो इसे बोलते हैं मीडियम की परमिटिविटी, है ना। तो देखो बेटा यहां पर हमने क्या किया, जैसे ही मीडियम प्रेजेंट हुआ वैसे हमने एप्सिलॉन नॉट के बगल से क्या लिख दिया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, मतलब कई बार पेपर में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, समझ में क्या। इसके बाद ये इतना ये होता है एयर के लिए डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं वो भी मैंने लिख दिया। इसका परमिटिविटी क्या होती है वो भी बता दी। अब हमें कंडीशन लिखनी है, तो कूलम्ब्स लॉ की कंडीशन 3 है। कितनी है, पहली तो ये कंडीशन समझ लो, ये पॉइंट चार्ज के लिए है, दूसरा रेस्ट चार्ज के लिए है, तीसरा इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 की पावर -15 से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। बताओ क्यों। अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये, अगर ये 10 की पावर -15 से ज्यादा हो गई, मान लो इससे कम हो गई, तो इतने डिस्टेंस तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज होता है, और न्यूक्लियस के अंदर लगता है न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा लगता है, और वो बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, तो वहां पर ये फोर्स फेल हो जाएगा और न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाएगा। इसीलिए दोनों चार्जों को इतना भी पास नहीं रखना है कि वो न्यूक्लियर फोर्स लगने लगे। ठीक है, तो ये 3 आपकी कंडीशन है जो आप लोगों को जिसमें पता होना जरूरी है। तो कंडीशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो कंडीशन फॉर कूलम्ब्स लॉ, कंडीशन फॉर कूलम्ब्स लॉ, ये पेपर में कई बार पूछ लेता है ना, या उसमें पूछ लेगा बताओ कौन सी कंडीशन। तो सबसे पहली कंडीशन, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। अच्छा, पॉइंट चार्जेस का यहां मतलब ये कतई नहीं है कि मतलब ट्रेन पे चार्ज नहीं होगा तो वहां नहीं लगेगा। ट्रेन भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी जब उनके बीच की डिस्टेंस ट्रेन से कई गुना ज्यादा होगी, पता है ना। जैसे मैं बोलूं अर्थ पर चार्ज है तो अर्थ नहीं मानेगा, अर्थ की भी डिस्टेंस जो है और सन की डिस्टेंस उसके साइज की तुलना में अगर बहुत ज्यादा है तो वो भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। मतलब कहने का मतलब पॉइंट चार्ज ये ही अकेला पॉइंट चार्ज नहीं है, ऐसा भी है, ये भी पॉइंट चार्ज है, लेकिन कब, जब ये पॉइंट बॉडी और इसकी जो दूसरी बॉडी उनके बीच में जो डिस्टेंस है इसके साइज की तुलना में बहुत ज्यादा हो, तो ये पॉइंट चार्ज है। अब एक बॉडी ये रखी है, एक बॉडी मैंने ये रखी है, अब ये पॉइंट चार्ज नहीं है। बात समझ में, मतलब कहने का मतलब इनके साइज की तुलना में डिस्टेंस कम होगी तो फिर ये पॉइंट चार्ज का है। पॉइंट चार्ज तो ऐसा होता है, इसका मतलब पॉइंट चार्ज ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो इनके साइज की तुलना में बहुत ज्यादा है, इसलिए पॉइंट चार्ज। तो कोई भी बॉडी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकती है। समझ गए कि नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, चार्ज कैसे होनी चाहिए, इट इज एप्लीकेबल, पूरा सेम ही लिख देते हैं, है ना। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर